आज का पहला प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि पहला कथन है कि संविधान राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट करता है। दूसरा कथन है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, केवल दो। पहला कथन जो है वो गलत है। आर्टिकल 163 के अनुसार जिन बातों में राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों के प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। शुद्ध भाषा में कहें कि यह राज्यपाल को जो राज्यपाल के विवेकानुसार जो कार्य हैं उनको छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए उसकी सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। और मंत्रियों और राज्यपाल को दी गई सलाह जो है वो किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल सदन संख्या के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह प्रावधान जो है 51वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा शामिल किया गया। संविधान जो है राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट नहीं करता है। ये मुख्यमंत्री के द्वारा समय की अनिवार्यता और परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा या विधान परिषद दोनों सदनों में बोलने अथवा बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, भाग लेने का अधिकार होता है प्रत्येक मंत्री को और राज्य के महाधिवक्ता को। विधानसभा में और राज्य विधान परिषद में बोलने का अधिकार होता है और मतदान करने का अधिकार भी होता है मंत्रियों को, लेकिन महान्यायवादी को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई और लोकसभा अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होता है और कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? केवल एक, दो और तीन, एक, दो, तीन या फिर केवल दो। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल दो। दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि लोक लेखा समिति प्रत्येक साल संसद के द्वारा निम्नलिखित जो कुछ जांचें हैं जांच करने के लिए गठित की जाती हैं। जैसे भारत सरकार के व्यय के लिए संसद के द्वारा अनुदानित राशियों का विनियोग दर्शाने वाली, भारत सरकार की वार्षिक वित्त लेखाओं से और संसद के समक्ष रखे गए अन्य लेखाओं की जिन्हें समिति ठीक समझे, ठीक है, उनकी जांच के लिए लोकलेखा समिति का गठन किया जाता है। लोकलेखा समिति का गठन पहली बार 1921 में किया गया था और यह अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से
7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को अपने सदस्यों में से समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, नियुक्त करने का अधिकार होता है, मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष नहीं होता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। किसी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता, इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, केवल 2 के दूसरा कथन ही गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न किसी भी विवाद पर उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति यदि व्यापक महत्व की विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न न्यायालय को संदर्भित करता है तो न्यायालय को अपनी राय देना अनिवार्य होता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार मिलता है आर्टिकल 143 के तहत। पहला है कि विधि या तथ्य का ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ हो या फिर उत्पन्न होने की संभावना हो जो व्यापक महत्व का हो, तो उस मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से मना कर सकता है, इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। सॉरी, दूसरा कथन जो है सही नहीं है, मतलब राय देने से राय दे भी सकता है और राय दे भी नहीं सकता है। ठीक है, और किसी भी दूसरी शर्त यह है कि किसी भी पूर्व संवैधानिक यानी संविधान से के प्रारंभ होने से पहले संधि, करार, प्रस्विंदा, वचनबद्धता, सनद या किसी तरह का अन्य समान लिखतों में उनसे लिखी गई बातों में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होगा। किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न विवादों पर उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री नहीं बन सकता और संविधान में मंत्रियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो 1 ना ही 2, मतलब दोनों कथन जो गलत है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। सामान्यतया संसद के सदस्यों को मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया जाता है और उनको राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसे 6 माह के अवधि तक ही मंत्री पद पर बना रहेगा। 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो 6 महीने की अवधि तक वो मंत्री बना रह सकता है और 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर ही उसे लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन का सदस्य अनिवार्य रूप से चुना जाना चाहिए, अन्यथा उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा।
फिर वो दोबारा मंत्री तभी बन सकता है जब वह किसी भी सदन में जनता के द्वारा चुनकर आए। इसलिए पहला कथन जो है गलत है। संविधान में मंत्रियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि संविधान में वेतन और भत्ते जो हैं, मंत्रियों के जो वेतन और भत्ते हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ना कि संविधान के अनुसार। संविधान में मंत्रियों के वेतन और भत्तों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए दूसरा कथन भी जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में विचार करें। पहला है कि वह राज्यसभा में संबंधित सभी मामलों के लिए संविधान और प्रक्रिया के नियमों के निर्वचन हेतु अंतिम प्राधिकारी है और उसके निर्णय पूर्व उदाहरण बन जाते हैं जो बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। वह दलबदल के आधार पर राज्यसभा के किसी भी सदस्य के बारे में यह निर्णय करता है कि वह योग्य है कि नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1, 2, 3। मतलब तीनों कथन इसके जो हैं वो सही है। ऐसा इसलिए है, तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। ऐसा इसलिए है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में राज्यसभा का सभापति सभा की प्रतिष्ठा और गरिमा का संरक्षक होता है। जहां तक राज्यसभा में या फिर राज्यसभा के संबंधित मामलों का संबंध है, सभापति के पास संविधान और नियमों के निर्वचन का अधिकार होता है। इस संबंध में सभापति के साथ कोई भी तर्क वितर्क या विवाद नहीं कर सकता, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। सभापति के जो निर्णय होते हैं वो उदाहरण बन जाते हैं जो बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। सभापति के निर्णयों पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है या उनकी आलोचना नहीं की जा सकती है। सभापति के किसी निर्णय का विरोध करना राज्यसभा और सभापति की अवमानना होती है। सभापति अपने निर्णयों का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। आमतौर पर ये निर्णय सभापति द्वारा राज्यसभा में दिए जाते हैं, परंतु कोई आकस्मिकता होने पर उसके निर्णय को उसके अनुरोध पर उपसभापति के द्वारा राज्यसभा में पढ़ा जाता है। इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी सदस्य के बारे में निर्णय किया जाता है कि वह योग्य है कि अयोग्य है। सभापति इस अनुसूची के उपबंधों को प्रभावकारी बनाने के लिए नियम बनाता है और संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसलिए तीसरा कथन भी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों और कर्तव्यों का स्रोत है भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, तीसरा है संसदीय परंपराएं। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1, 2, 3। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपनी शक्तियों कर्तव्यों को 3 स्रोतों से प्राप्त करता है। एक तो भारत का संविधान, दूसरा लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, और तीसरा जो है संसदीय प्रक्रिया है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का प्रमुख होता है। वह सदस्यों को सामूहिक रूप से सदन उसकी समितियों के अधिकारों और उनकी उन्मुक्तियों का संरक्षक होता है। सदन का मुख्य वक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों पर उसका निर्णय अंतिम होता है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं।
उसे सदन के भीतर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा और सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए वह भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम और सदन के भीतर संसदीय परंपराओं के निर्वहन के लिए अंतिम प्राधिकारी होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।